पहले बीमा पर फिर पेंशन पर हम बात करेंगे आराम आराम से। प्राइम टाइम में आज हमारे साथ हैं गोपाल अग्रवाल जी। आप बीजेपी आर्थिक सेल के राष्ट्रीय संयोजक हैं और आप इसके लिए शायद इसलिए भी बेहतर हैं कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। और गौतम भारद्वाज जी हैं हमारे साथ, निदेशक हैं माइक्रो पेंशन फाउंडेशन। शिशिर सिन्हा साहब हैं, असिस्टेंट एडिटर हैं हिंदू बिजनेस लाइन। हर्ष मंदर साहब हैं, लेखक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। पहले मैं हर्ष जी के पास जाना चाहता हूं। आमतौर पर मैं पहले सरकार के पक्ष के पास जाता हूं। हर्ष जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि पेंशन वाला हिस्सा अभी हम बाद में करते हैं, जो बीमा वाला हिस्सा है इसमें आपको कोई आपत्ति है? क्योंकि कई लोगों से जब मैं बात कर रहा था, बैंक के बाहर जाके खुद भी देखा, तो देखा कि लोग काफी उत्साहित हैं क्योंकि उन्हें बहुत ही कम मार्केट में जो बीमा है उससे कम पैसे में ये बीमा उनको मिल रहा है, कम प्रीमियम में बीमा मिल रहा है। भले ही सरकार अपना हिस्सा नहीं दे रही है, लेकिन वो भी बहुत लोग, अपने गरीब लोगों को ही मैंने देखा जो उत्साहित हैं। जी नहीं, मुझे लगता है कि एक बार फिर शायद एक मृग तृष्णा जैसा ही हमें दिख रहा हो, क्योंकि सबसे ज़रूरी बात यह है कि उन्हीं को ये बीमा मिलेगी जिनका बैंक का खाता है। वो पहली शुरुआती ज़रूरत है। और हम लोग मान तो रहे हैं कि बहुत सारे खाते खुले हैं, लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि लगभग 80% जो खाते खुले हैं वो बिल्कुल निर्जीव हैं, मतलब उसमें एक ट्रांजैक्शन भी नहीं हुआ है। और जो सबसे ज़रूरतमंद लोग हैं गांव के इंटीरियर्स में, जंगलों में या झुग्गी झोंपड़ियों में, वो अभी तक भी उनका जो आइडेंटिटी और जो रिक्वायरमेंट्स है अकाउंट खोलने का, वो भी बहुत मुश्किल है। एक तो ये पहली बात। दूसरा, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुझे लगता है वो सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि बहुत बड़े स्केल पे पिछली सरकार की तरफ से हुआ था बीमा योजना, जिसमें 30,000 रुपये आपको अपने स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए, प्राइवेट इंश्योरेंस इलाज के लिए। लेकिन वो बहुत सारे अब जो उसके स्टडीज़ हुए हैं वो दिखाते हैं कि एक्चुअली वो इंश्योरेंस कंपनीज़ को बहुत बड़े तरह से बेनिफिट करने के अलावा बहुत कम एक्चुअली लोग हम ढूंढ पाए हैं जो एक्चुअली इसका लाभ ले पाए हैं। क्योंकि जब आप प्राइवेट फॉर प्रॉफिट प्राइवेट कंपनीज़ को जिम्मेदारी देते हैं कि सबसे गरीब व्यक्ति के लिए एक बहुत व्यापक इस तरह की योजना चलाएं, तो उनका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। मतलब पब्लिक सिस्टम में भी भ्रष्टाचार है बहुत, मतलब गरीब विरोधी भी हो सकता है, लेकिन फॉर प्रॉफिट प्राइवेट कंपनी से हम अपेक्षा करें कि जनहित का इतना व्यापक प्रोग्राम संवेदना के साथ, प्राइवेट कंपनी पारदर्शिता के साथ चलाएं। एक बार मैं फिर पूछ लेना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें कई गड़बड़ियां भी सामने आते रहती हैं अखबार की रिपोर्ट में, इससे जितना लोगों को लाभ नहीं हुआ, इसके जरिए प्राइवेट कंपनियों को लाभ हुआ, आप ये कह रहे हैं? कई अध्ययन बताते हैं ऐसा। कई अध्ययन बताते हैं, और हमारा ये मानना है कि वही पैसा जो हमने प्राइवेट कंपनीज को बीमा के तौर पे दिया, वही सरकार को डायरेक्टली अपनी सेवाओं को मजबूत करने के लिए, मुझे लगता है, मैं तो पेंशन की बात भी मैं करूँगा बाद में जब आप उस बात पे पहुँचेंगे। मुझे लगता है कि जहाँ बहुत बड़ी संख्या में बहुत गरीब और असंगठित मजदूर हैं हमारे, तो सरकार को टैक्स के माध्यम से इंश्योरेंस और स्वास्थ्य व्यवस्था और जो पेंशन है, ये पब्लिक फंड से होना चाहिए, तभी वो सबसे गरीब और असंगठित व्यक्ति को पहुंच पाएगा। ठीक है। एक जो मुख्य आलोचना है हर्ष मंदर जी की, वो कि लोगों को जितना लाभ नहीं होगा उससे ज़्यादा बीमा कंपनियों को लाभ होगा इस एक्सीडेंट कवर से। एक तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अभी जो हमारे पास बातचीत के समय मुद्दा है, कोई इलाज के लिए कोई बीमा नहीं है, अस्पताल ही नहीं है, गांव देहात में तो बीमा देखिए करेंगे क्या। लेकिन एक मरने के बाद, दुर्घटना या क्षतिग्रस्त होने के बाद का एक बीमा है, उसके बारे में तो एक ये कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनियों को लाभ हो सकता है, या बैंक जो बीमा कंपनियां खोल रही हैं उनको लाभ हो सकता है, गरीब लोगों को कम लाभ होगा। एक ये योजना एक कह रहे हैं। दूसरा कि अच्छा होता कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती, जैसे अस्पताल खोलती, बेहतर चीजें करती, उससे ज्यादा अच्छा होता। तीसरी बात वो कह रहे हैं कि बैंक के दायरे में सारे लोग नहीं हैं, जो जिनके पास बैंक नहीं है, खाते नहीं है, वो इस योजना से बाहर होगा, यानी ये यूनिवर्सल नहीं है। तीन बात देखिए, हर्ष मंदर जी ने अभी बोला
उसमें मैं उन तीनों बातों का जवाब दे दूं। पहला तो गोपाल जी बीजेपी के आर्थिक सेल के राष्ट्रीय सचिव हैं, संयोजक हैं। हर्ष जी ने सबसे पहले बात खुद ही एग्री किया कि यूपीए में जो एनपीएस स्कीम थी उसमें प्राइवेट कंपनियों को फायदा हुआ। तो सबसे बड़ी बात इन तीनों योजनाओं में हम देखेंगे कि पीएसयू जो 12 रुपए की योजना है उसमें केवल पीएसयू इंश्योरेंस कंपनी को ही इसमें सरकार ने उसकी जिम्मेदारी दी है, केवल पीएसयू आप यस। कह रहे हैं। और दोनों दूसरे पर में मुझे भी- लगता है कि प्राइवेट कंपनियां भी है, जितना मैं पढ़ रहा था। नहीं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के थ्रू ही होएगा। पब्लिक सेक्टर हाँ, 12 रुपए पहला वाला 12 रुपए वाला 330 वाला, और दोनों भी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के थ्रू है। पेंशन योजना भी और ये जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। तो पहली बात, ये बात इनकी बात इनमें से कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है। इसमें- जैसे प्राइवेट बीमा कंपनियां जो होती हैं वो नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं। ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जो रीच थी वो प्रॉब्लम थी, तो अब इसके पहले हमें समग्रता से देखना चाहिए ठीक है। कि जो जनधन योजना जो प्रधानमंत्री की है उसमें 15.5 करोड़ अकाउंट खुल गए हैं। हाँ, ठीक तो है। अपने आप रीच बहुत बढ़ गई है। जो पिछले 8-10 साल में 1-2 करोड़ अकाउंट खुले थे वो सही है। उसमें से तो अब 15 नहीं, करोड़ की ऐसे रीच देखिए, एकदम बैंकों की 15 बहुत करोड़ बढ़ गई। नए लोग आ गए हैं, लेकिन हाँ। उसके बाद भी बहुत सारे लोगों का नहीं, वो अकाउंट तो नहीं है। खुला है लेकिन ना। अल्टीमेटली क्या हम 15 करोड़ बताते हुए ये बता रहे हैं कि 90% आबादी का खाता खुल गया है? ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अभी लगभग 45 करोड़ की जनसंख्या मानी गई है। हाँ। तो उसमें से लगभग 33% इसमें कवर इस डायरेक्ट जनधन योजना में 1 साल के ये 8-9 महीने के अंदर कवर हो गया है। तो 33% तो कवर हुआ। आप आगे आप चलेंगे, लेकिन जो बाकी जो 67% है, जो 45 करोड़ लोगों वो तो नहीं आ रहा है ना। वो तो नहीं, पेंशन वो योजना तो इसका लाभ हाँ, नहीं तो है। लेकिन एक बार स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जनधन योजना बंद तो हो नहीं गई है। अकाउंट्स एक मिनट, मेरी पूरी बात कर अच्छा, एक सेकंड। हर्षवर्धन जी, आराम पूरी- से हम बात करें। हाँ, ठीक। तो एक तो मैंने पहली बताया, दूसरा ये रीच की बात कर दी। तीसरी इन्होंने जो बताई बात कि 80% उन अकाउंट्स में अनऑपरेटिव है, वो 80 नहीं है, लगभग 60-65% है। तो ये भी एक करेक्शन थोड़ा चलिए सा ठीक है। अगर डेटा 60% है करोड़ तो है आपके जिसमें- जो खाते खुले हैं वो 65% बाहर हो गए। ये मैंने मंगलवार में भी ये सवाल आया था, मंगलवार में जब इस नहीं, विषय पे लेकिन किया क्या था। है कि वो 3 महीने में उन्हें एक बार ऑपरेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि उस जनधन योजना में भी कई बेनिफिट्स हैं। तो उन बेनिफिट्स को लेने के लिए उनको एक बार अकाउंट को 3 महीने में ऑपरेटिव करना पड़ेगा। तो हमारा मानना है कि वो लोग उसको ऑपरेटिव करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन अगर 60% लोगों के खाते में पैसा नहीं है तो वो क्या 330 रुपये देने की स्थिति में होंगे? हालांकि कई लोग कहते हैं कि लोग बहुत शराब पी जाते हैं, कई लोग कल प्रतिक्रिया दे रहे थे। 5,000 का तो लोन अगर की हम भी मानसिकता बात है। बदल दें, उनको प्रेरित करें, बहुत लोग दे भी रहे हैं, बहुत लोग, बहुत गरीब लोग दे भी रहे हैं, दोनों स्थिति है। लेकिन जो नहीं है हम उसकी बात कर रहे नहीं, हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन जब आप करना चाहते हो तो अल्टीमेटली पेनिट्रेशन बैंकिंग का तो करना ही पड़ेगा ना। अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की समस्याएं हैं, उनके पास पैसा नहीं जितने है, लोग आपके बैंकिंग के दायरे में आ गए हैं, मान लीजिए अब उन्हीं की बात करते हैं, तो उनमें से जिन 60% अकाउंट जो 7 करोड़ के करीब होते हैं, वो भी तो इस स्कीम के दायरे में नहीं आ रहे हैं ना। क्यों? जो बैंकिंग में नहीं है वो तो बाहर है ही। जो बैंकिंग में है उनके खाते में जब पैसा नहीं है, है ना, अभी तक वो उन्होंने कोई पैसा नहीं जमाया है, तो ये क्या ये हम नहीं माने कि उनके पास ये हैसियत नहीं है कि 330 रुपया दे सकते हैं? एक और बात सुनिए कि ये जो दे सकते हैं 15.5 करोड़ तो अभी खुले जनधन योजना में, इसी में हम बात कर रहे हैं। पहले भी तो है सेविंग बैंक अकाउंट। हाँ ठीक है, वो उसका जो पहले खुले होंगे उसमें भी खाली होंगे ना, ये तो कोई टोटल अमाउंट होगा जो भी है। तो अल्टीमेटली आप ये देखिए कि 5 करोड़ इस अटल पेंशन योजना में अभी तक 1 जून से शुरू होगा, 5.5 करोड़ लोग ऑलरेडी इंटरेस्ट दिखा के रजिस्टर। नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूं। देखिए, योजना को लेकर मुझे भी, मैं खुद कह रहा हूं कि बहुत उत्साह है। मैं थोड़ा सा आगे की चीज जानना चाहता हूं। तो इसलिए जो बैंकिंग जिनका खाता है वो भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है, जो 330 रुपया दे रहा है। तो क्या सरकार को नहीं देना चाहिए था? नहीं, क्या चीज सरकार को नहीं देना? जो प्रीमियम भरते 3 साल भर देते तो क्या पता वो जब भरना शुरू कर देता। नहीं, अगर 12 रुपए भी, अगर आदमी जो फ्री में, क्या है कि फ्री में जनधन योजना के अकाउंट में भी तो कई तरह के बेनिफिट्स हैं। अभी तक आपकी सरकार या आप लोग कभी नहीं बताते कि इस 1 साल के दौरान कितने लोगों को जनधन योजना के तहत एक्सीडेंट या मृत्यु के बाद आप लोगों ने बीमा का लाभ दिया है? वो डेटा तो अभी कलेक्ट, उसमें भी 5,000 कहीं का नहीं लोन है। अगर इतने जल्दी से खुल सकता है तो कम से कम 100,000 का डेटा तो बताया ही जा सकता है ना। जल्दी में अनुमानित तो बताया ही जा सकता है। अगर आपको चाहिए तो वो डेटा, अगर एक लाइन में बोल सकते हैं तो कई लोग ये सवाल पूछते हैं, उनको जवाब मिल जाए। इतना नहीं पता कि उसमें से कितना, लेकिन उनमें से कितना पैसा है, क्या है, ये सब ये भी एक दबाव पड़ेगा तो आपको ही फायदा होगा कि बैंक वाले देंगे, इसमें कोई बात नहीं। अल्टीमेटली हमें क्या देखना है कि
जो इन सारे बैंक अकाउंट के बिना ठीक है। ये चीज सक्सेसफुल नहीं हर्ष जी, जो गोपाल जी कह रहे हैं उस पर आपको कुछ कहना है जो इन्होंने कहा? नहीं, अगर ये मतलब एक तो अश्योरेंस दे रहे हैं कि ये पूरा पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तरफ के माध्यम से होगा, मैं इसकी स्वागत करता हूँ। ये मुझे तो लगता लिखा हुआ कि एक जो फॉर प्रॉफिट जी, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो इनऑपरेबल बैंक्स, जो बैंक के खाते हैं, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के जो सवाल हैं, आप इंटीरियर ग्रामीण एरियाज में जाएं, जितना दूर बैंक होता है, बैंक के पास पहुंचना जितना वक्त लगता है, खर्चा होता है, बार बार जाना, आपको टालना, जो आपका मजदूरी का जो खर्च है, बहुत वक्त लगेगा जब हम एक्चुअल फाइनेंशियल इंक्लूजन अंतिम व्यक्ति के लिए कर पाएंगे। जो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हुआ था वो एक वक्त था जहां लगभग 20% हमारा बैंक का क्रेडिट ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ रहा था। अब वो 1% से भी कम चला गया है। तो हम लोग एक रियलिस्टिक रहें कि वर्तमान व्यवस्था में कितना बैंक्स का पेनिट्रेशन हो पाएगा। रवि जी, एक मिनट में मैं और बात अपनी खत्म कर दूं कि मैं ये कह रहा हूं कि जो बीमा है या इंश्योरेंस है या पेंशन है, ये तीनों सोशल सिक्योरिटी के बहुत बड़े आयाम हैं। उनको तीनों को इन तीनों स्कीम के द्वारा और जन धन योजना के समग्रता से आप देखें तो सोशल सिक्योरिटी में सामाजिक, लेकिन वो 50 साल से वादा का तो नहीं है ना, ये आप नहीं बता रहे हैं कि आपने क्या वो 1706 वाले बीमा के मॉडल पे क्यों बनाया कि 18 से 40 या मैक्सिमम 50 के बाद आप लेते ही नहीं है इसमें? नहीं, 60 साल का है, 70 साल का है, ये जो इसमें ये दोनों हैं, इनमें तो 70 और 60 साल की उम्र की है ना। जो सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इसमें एज लिमिट है 70 साल की। 18 से 70, 18 से 50 और 18 से 40। नहीं, 18 से 60, हाँ 50 तीनों है, वो मैंने कहा शुरू में। पेंशन 60 के बाद मिलेगी। तो अल्टीमेटली ये जो पेंशन है, ये सरकार को कहीं ना कहीं क्या आपने इसलिए रखा, ये एज ग्रुप बनाया 18 से 50 और 18 से 40 का, कि बीमा कंपनियों को ज्यादा लाभ हो? ये कहा जाता है कि इसमें मृत्यु दर कम है। कोई है ही नहीं, 12 रुपए इसमें मृत्यु दर कम है, 12 रुपए में। वो ठीक है, लेकिन एक स्ट्रक्चर तो बन रहा है ना, मतलब बैंकों के स्ट्रक्चर से वो बन ही रहा है वो तो। नहीं, बिल्कुल। आप आज भी आप LIC वगैरह के देखेंगे तो लाइफ प्रोटेक्शन की एंट्री तो कोई फिक्स करनी तो LIC की पॉलिसी तो ठीक है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सारे व्यक्ति के सुरक्षा के बारे में पूरी चिंता करके ये स्कीम समग्रता से नहीं, लेकिन देखिए, सामाजिक सुरक्षा पब्लिक के पैसे से है ना। अगर सामाजिक सुरक्षा आप दे रहे हैं तो सबको देंगे ना, सभी उम्र के लोगों। 42 साल वाले ने ऐसा क्या गुनाह किया है जिसका 51 साल है? अगर ये स्कीम अच्छा है तो वो भी इस स्कीम में क्यों ना रहे? नहीं, आपने खुद ही बताया वृद्धावस्था योजना है ना, तो उसका आप प्रचार नहीं करते हैं ना। वो तो वही बात है ना कि देखिए, स्कीम, कई स्कीम अच्छी होती है पर उनका प्रचार जितना चुनावी रैलियों में होता है उतना गांव-गांव में नहीं होता कि लोग उसका इस्तेमाल करें। आप है ना? सकते हो कि हम अगर इसका अगर प्रचार ज्यादा करते तो इसलिए नहीं कर रहे हैं, या पहले किसी ने नहीं किया स्वावलंबन का भी, कि उसमें देनदारी आपकी ज्यादा हो जाती है ना, सरकार का कमिटमेंट। अगर स्कीम मुझे जो लगता है, जो एक सहज सवाल में कर रहा हूं, देनदारी आपकी ज्यादा हो जाती है, इसलिए आप वृद्धावस्था पेंशन योजना का प्रचार नहीं करते हैं। नहीं, ऐसी बात है ना, कि उसका भी करते हैं आप। बिल्कुल प्रचार करेंगे, अगर अच्छी स्कीम है तो करेंगे। गौतम जी, मैं ये एक्सीडेंट कवर, लाइफ कवर जो मिला है लोगों को, है ना, उसके मुतालिक जानना चाहता हूं। एक तो बहुत स्पष्ट हो गया कि जो बैंक के दायरे में है वो नहीं है इस योजना में, लेकिन जो खाता लेता है वो डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सबको भी अगर जोड़ लिया जाए, क्योंकि अब पता चल रहा है कि अच्छे खासे पैसे वाले लोग भी जा रहे हैं कि अगर 330 रुपये में 2 लाख का एक्स्ट्रा मिल गया तो क्या हर्ज है। तो वो अलग बात है कि तो सरकार की योजना का उनको क्यों लाभ मिले, है ना। और उस सरकार उस योजना में कहे कि हम आपको उन्हीं को प्रीमियम देंगे जो इनकम टैक्स नहीं देते हों, लेकिन उनको क्यों मिले। मैं ये जानना चाहता हूँ इन दोनों से अलग कि ये कितना इसमें बेनिफिशियल है लोगों के लिए और कितना और इसको बेहतर किया जा सकता है, मतलब कमियां क्या हैं इसमें। आई थिंक इसको अगर आप देखें तो इसको कुछ इसके बहुत फायदे हैं। एक आध चीज़ में मैं बिल्कुल गोपाल जी से बिल्कुल सहमत करता हूँ कि एक तो ये जो बैंकिंग के जरिए जो ये स्कीम्स लॉन्च हो रही हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, आप अगर पेंशन ले लें या आप लाइफ इंश्योरेंस ले लें या एक्सीडेंट इंश्योरेंस ले लें, तो ये बैंकिंग के जरिए जो लॉन्च करी गई हैं, ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है। अगर आप आप ये देखें, यही आलोचना भी है कि बैंकिंग के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके अब आप कह रहे हैं कि PSU के जरिए ही PSU ही इसका इंश्योरेंस करेंगी। वो PSU वाली स्टोरी अलग है। सो मेरे हिसाब से
जैसे क्या हर्षवर्धन आपको जी बोल लगता रहे है हैं कि इस पॉलिसी में यही है कि सिर्फ पीएसयू वाली कंपनियां ही इसका बीमा करेंगी, प्राइवेट कंपनी मेरे हिसाब से प्राइवेट कंपनीज करेंगी और करनी भी चाहिए और करनी भी चाहिए। बाद में आएंगी, बाद में आएंगी ना, तो बाद में रास्ता खुला हुआ है ना, तो अभी आप तैयारी कर दी। बाद मतलब 20 साल की बात थोड़ी कर रहा हूँ, वो इसको हो जाए। नहीं, अब यूपीए की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अब हो गया, उस पर जनता ने फैसला दे दिया है, जो आप चाहते थे वैसा ही फैसला हमारे दिया टाइम है। तो नहीं आएगी। हाँ हाँ, नहीं, लेकिन जो अभी है, बाद में अगर प्रोविजन है तो आप वो कहिए ना, प्रोविजन अभी तो या तो clear कहिए लिखा कि हुआ है। कभी नहीं आएगी तो वो मुझे समझ में नहीं, आएगा, यहाँ बाद तो- में आएगी, वो बाद का रवि कल जी, भी हो यहाँ सकता तो है और स्पष्ट 3 महीने लिखा बाद भी हो हुआ सकता है है। नहीं कि नहीं, it will be administered गौतम जी to क्या ये public। सही कह रहे हैं? नहीं, आगे आप भी चल- नोट्स लेकर आए तो मैं मान के चलता हूँ कि आगे आपने भी पॉलिसी देखी मैं होगी। तो हाँ। पढ़ देता हूँ ना सरकार की नहीं नहीं, रिलीज से। एक सेकंड, हाँ। So, आगे चलकर प्राइवेट कंपनीज इसमें आएंगी। बाकी लोग गूगल करेंगे। मेरे ना, हिसाब से- फ्री में नागरिक नहीं बनना, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है नागरिक बनने के लिए। हाँ। सो मेरे हिसाब से पब्लिक सेक्टर कंपनीज का होना कस्टमर्स और सिटीजन्स के नजरिए से कुछ ज्यादा फायदे की बात नहीं है। अगर आप ये देखें कि जो जनश्री बीमा योजना है जो पहले चलती थी, 30,000 रुपए में आपको 30,000 रुपए की इंश्योरेंस मिलती थी 100 रुपए देने के लिए, गवर्नमेंट सब्सिडी थी उसमें 100 रुपए की। उस स्कीम में मेरे हिसाब से करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि उस स्कीम में क्लेम्स ऑलमोस्ट जीरो रहते हैं, और वो स्कीम LIC की है। क्यों? बिकॉज उसमें दो चीजें हैं सिंपल सी, और वो इसमें भी आएंगी प्रॉब्लम्स। एक, लोगों को मालूम नहीं है कि वो इस स्कीम से जुड़े हैं, या वो भूल गए हैं, या उनको स्कीम की डिटेल्स नहीं मालूम है कि क्लेम कैसे भरना है, कहाँ से फॉर्म लेना है। क्योंकि अब आप क्लेम क्या होता है, डेथ क्लेम होता है। उन योजना में एक स्थिति बदल गई है कि इसमें कम से कम प्रचार हो रहा है, तो लोगों को कुछ ना कुछ तो पता चलेगा इसमें। ये एक अंतर है, मतलब। बट इसमें दूसरी प्रोसेस जो है विच इज क्लेम सेटलमेंट की प्रोसेस। हाँ। अब अगर मैं LIC हूं, तो अगर आप ये मान के चलें कि LIC इज मोर एफिशिएंट इन सेटलिंग क्लेम्स, तो अलग बात है। मेरे हिसाब से ICICI प्रूडेंशियल उतनी ही एफिशिएंट होनी चाहिए क्लेम सेटलमेंट के लिए, और वो क्लेम सेटल कर रही या है, कोई नहीं भी कर कंपनी, रही है, मतलब। हाँ, कोई भी कंपनी, हाँ। और उनकी जो देखरेख है वो IRDA के अंडर है। तो अगर इंश्योरेंस रेगुलेटर LIC को भी देख रहा है और ICICI को भी देख रहा है, तो देन वो ये नहीं कहेगा कि नहीं मुझे एक बात ICICI बताइए कि जैसे कई लोगों ने कहा कि जनधन खाते में अभी जो मिल रहा है तो उसको काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया गया, एक ही फॉर्म है, भरना है, क्लेम मिल जाएगा, आप डेथ सर्टिफिकेट दीजिए, आपको मिल जाएगा। एक पढ़ा लिखा आदमी शायद कर सकता है, पर एक जो कम पढ़ा लिखा है या संस्थाओं से इतना टकराने का उसका अनुभव नहीं है, क्या उसके लिए परेशानी आएगी? मतलब आशंकावादी नहीं होना चाहते हैं कि अगर ये सरल किया गया है तो क्या उसको फायदा नहीं होगा कि उसको क्लेम लेने में? मैं पेंशन में काम करता हूं, तो मैं एकदम ऑप्टिमिस्ट आदमी हूं, बट फिर भी आई थिंक द टेस्ट ऑफ एन इंश्योरेंस स्कीम इज कि उसके क्लेम सेटल हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है शिशिर, देखिए पहली चीज तो ये कि क्या क्या गड़बड़ बात हुई और क्या क्या देखिए अच्छी जो बात हुई? अच्छी बातें हैं वो सबने कह दी, गोपाल जी ने कह दिया। अच्छी बात, स्कीम अच्छी है, मुझे उसमें कोई शक नहीं। हाँ। दो बातों का आपको ध्यान रखना है। पहला ये कि ये स्कीम एक एक साल के लिए आप प्रीमियम देते हैं। हाँ। अगर आपकी मृत्यु नहीं होती है तो वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। हाँ, ये जनरल इंश्योरेंस में कहा जाता है, लेकिन ये लोगों को पता होना चाहिए। बिल्कुल। लाइफ इंश्योरेंस में जो आप 330 रुपया दे रहे हैं, वो 330 रुपया आपको वापस नहीं मिलने वाला है क्योंकि आपने क्लेम नहीं लिया। क्या दूसरे लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा होता है कि प्रीमियम देते हैं, पैसा वापस मिलता है? उसमें दो तरह की पॉलिसी होती है। एक होती है रिटर्न विदाउट इसको टर्म प्रीमियम। इंश्योरेंस बोलते हैं। ठीक जी। है, हाँ, जो और भी एक बोले, होता- लेकिन जनता को पता होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ। पहला तो आपको वो 330 रुपया वापस नहीं होगा। दूसरी बात, ये जो अवधि है 31 मई को खत्म हो जाएगी। मान लीजिए इस साल आपका जो पॉलिसी है वो 1 जून से शुरू है, 31 मई 2016 को खत्म है। ठीक है। आपको 31 मई के पहले तक हाँ। 330 रुपया दोबारा ऑटो डेबिट कराना होगा, तभी जाकर के 1 जून 2016 से 31 मई 2017 मतलब तक 660 रुपए देने पड़ेंगे। 330 रुपया इस साल का, हाँ। 330 रुपया अगले साल का, फिर मतलब। उसके बाद 330 रुपया। हाँ। यानी मतलब कि इस हर एक साल के दौरान 660 रुपए देने नहीं 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 नहीं, एक साल के दौरान हाँ आपको 660 रुपया जमा करना जमा होगा। करने पड़ेंगे। ये बिल्कुल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है शिशिर भाई कि अगर हम अभी दिया 330 रुपया और अगले मई तक जाते जाते 330 रुपया, तो एक गरीब आदमी के लिए शायद 660 रुपया। हालांकि ट्विटर पर कई लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि मुझे नहीं लगता है कि उनके ये हिसाब से, बहुत ट्विटर ज्यादा वालों के रकम हिसाब से नहीं लगता है कि रवीश, सबके पास मुझे- इतना पैसा है। मुझे ये अजीब सा लगता है कहने में कि लोग 330 रुपया भी नहीं दे सकते हैं। नहीं, अगर नहीं दे सकते तो फिर सरकार की योजना क्यों है? अगर सरकार की योजना है तो अगर सरकार ठीक है वो मानसिकता बदलना चाहती है, वो अलग बात है, तो कोई कंपनी अपना लॉन्च कर लेती इंश्योरेंस वाली। देखिए आपको ये समझना चाहिए कि कल यहाँ गुरुस्वामी जी कह रहे थे प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो आपको 30,000 रुपए का लाइफ इंश्योरेंस मिला, वो 26 जनवरी 2015 तक खोले गए अकाउंट पे ही मिलेगा।
और उसके लिए आपको कोई अतिरिक्त प्रीमियम नहीं देना है। यहां पर जो आप 2 लाख रुपए का जो लाइफ इंश्योरेंस कवर ले रहे हैं, उसके लिए 330 रुपए का आपका प्रीमियम देना है। ये एक एड ऑन फीचर है आपके जनधन अकाउंट पे, ये याद रखिए। दूसरा, ये जो 12 रुपए का है, ये जनधन अकाउंट में भी आपको दुर्घटना बीमा की सुविधा है, लेकिन उसके लिए आपको कोई प्रीमियम नहीं देना है। बस उसमें शर्त इतनी है कि जो आपका रुपए डेबिट कार्ड है जो आपके अकाउंट के साथ मिला है, उसको आपको 45 दिनों के भीतर, अकाउंट खोलने के 45 दिनों के भीतर इस्तेमाल करना है, या दुर्घटना होने के 45 दिन के भीतर एक बार उसका इस्तेमाल किया गया हो। तो यहां भी आपको याद रखना है कि 12 रुपए का प्रीमियम आपका 31 मई 2016 तक। आपने जो 660 वाली बात कह रहे थे, एक तो ये ज्यादा अब बड़ी रकम हो जाती है ना, तुरंत के हिसाब से मान लेते हैं, ट्विटर वालों के हिसाब से कि कोई बड़ी रकम नहीं है, लोग दे सकते हैं। और एक होता है कि जैसे 31 मई अगले साल का गुजरेगा, अब हो सकता है कि सरकार ये योजना बढ़ा दे, लेकिन इस 1 साल के दौरान जो कराएंगे उन्हीं को लाभ मिलेगा। नहीं, इसको आप सालों साल ले सकते हैं। हर साल, मतलब वो अभी सरकार का फैसला होगा। फिलहाल ये स्कीम इतने दिनों के लिए। आपको करना क्या है कि एक फॉर्म है जिसमें ऑटो डेबिट की फैसिलिटी आपको बैंक को देनी है कि बैंक अपने खाते, आपके खाते से वो पैसा ले ले। आपको बार बार खाता में पैसा नहीं होता है तो वो कट जाएगा, उसमें जुर्माना का प्रावधान है, वो ये बात कैंसिल हो जाएगा। ये बात देखिए, अगर 6-7 साल तक दिया और 2 साल तक नहीं हुआ, जैसे स्वावलंबन योजना वाले शख्स ने हमसे कहा कि देखिए, जो लोग होते हैं, एजेंट होते हैं, बड़ा फॉलो अप करते हैं, याद दिलाते हैं, नहीं तो वो योजना फेल हो जाती है, लोग भूल जाते हैं पैसा देना। और आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप सालों साल दीजिए, हर साल जाकर के जमा करिए अकाउंट के जरिए, आप ऑटो डेबिट की फैसिलिटी दीजिए, या एक अनएंडिंग दे दीजिए। अनएंडिंग देना गलत होगा। आप साल दर साल अगर बैंक को आप ऑथराइज करते हैं कि आपके अकाउंट से वो 330 रुपया ले, वो बेहतर है, वो आपको एक तरीके से याद भी दिलाएगा। ठीक है। तो ये इसका लाभ है। और ये इसमें बीमा कंपनी को फायदा ये है कि ये जो अनक्लेम्ड अमाउंट है, ये उनका कॉर्पस बढ़ता जाएगा। और वो पैसा का फायदा पूरा का पूरा बीमा कंपनी को मिलेगा। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। आप पहले बनाई जा रही है बाद में आने के लिए। अच्छा, एक सेकंड, क्यों घबरा रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर के इतना स्वागत करते हैं, यहाँ को राहुल गांधी नहीं है। देखिए आज देखिए, आज आपके देश में सब कोई चाहता है प्राइवेट सेक्टर ही तो यहाँ बैठे हुए हैं। और आज आपके देश में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या है? 3.9, जिसमें से 3.1 लाइफ इंश्योरेंस में और 0.8 जो है वो नॉन लाइफ में है। तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का ये 3.9 नंबर 121 करोड़ की आबादी में कुछ भी नहीं है। सर, मुझे ये बताइए, अगर ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए रास्ता बन रहा है, तो अब मैं यहां से सवाल घुमा देना चाहता हूं कि सरकारी योजना है और इसका फायदा अगर किसी प्राइवेट कंपनी को भविष्य में होता है, तो क्या उसका प्रॉफिट सरकार को शेयर नहीं करना चाहिए? जैसे आप खुद कह रहे हैं कि जो क्लेम होता है, गौतम जी भी कह रहे हैं, वो बहुत ज्यादा सेटलमेंट होता नहीं है, लोग ले नहीं पाते हैं, कई लोगों की तो पॉलिसी गायब हो जाती है, अलग अलग समस्याएं हैं, क्लेम लेने का प्रतिशत बहुत कम है ना, बहुत कम है। तो जो भी फायदा होगा, और ये भी देखा गया है कि जो बीमा कवर कराते हैं उनमें मरने वालों का प्रतिशत कम है, इसके बावजूद भारत देश जैसे देश में ये ध्यान में रखना चाहिए कि 1 लाख लोग सड़क दुर्घटना में मर जाते हैं, कम से कम इतने परिवारों को तो लाभ मिलेगा इससे। एक बात आपको रवीश मैं तो वो प्राइवेट कंपनी के लिए एक मौका सरकारी बैंक के ढांचे का इस्तेमाल करके नहीं, मैं एक बात यहाँ पे आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। नहीं, यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये सरकारी योजना है, तो इसका ये मतलब नहीं कि सरकार उसमें पैसा जमा कर रही है। आप पेंशन योजना की भी जो आपने बात नहीं, मैं इसी पे पहले आ रहा हूं। अगर इसमें प्राइवेट कंपनियों को फायदा होता है, हो सकता है, तो इसमें लेकिन ये प्रधानमंत्री की योजना नहीं, सरकार का नहीं, लेकिन सरकारी बैंकों का, हमारे अपने नहीं लगा हुआ है। रवीश, आपको ये समझना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? बैंक अकाउंट से वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी को चला गया, बस इतना इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर वो इंश्योरेंस कंपनी अपना पॉलिसी बेचती तो वो दूर दराज के गांव तक अपना एक एजेंट रखती ना। तो ये काम तो बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर से हो गया ना। ठीक है। तो जो प्राइवेट कंपनी को फायदा होगा, उस फायदे में सरकार का शेयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सरकार का शेयर तब होगा ना जब सरकार उसमें मॉनेटरी कंट्रीब्यूट करे। अगर आप कहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके, लेकिन देखिए रवीश जी, एक बात मैं आ रहा हूं, लेकिन सरकार की जगह इस ब्रेक के बाद हम पेंशन पर चर्चा करेंगे। सरकार की जगह ये प्रॉफिट, इसी पॉइंट पे एक मिनट, जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज या पब्लिक इंश्योरेंस कंपनीज, बिकॉज प्रॉफिट दोनों तरफ बनेगा अगर क्लेम्स नहीं होंगे। तो ये फायदा मुझे एज ए सिटीजन मिलना चाहिए। अगर मैं रिक्शा चला रहा हूं और मैंने पॉलिसी खरीदी है, ये फायदा गवर्नमेंट को क्यों होना चाहिए? अगर मैं नहीं मरा, कंपनी को क्यों होना चाहिए? किसी को भी नहीं होना चाहिए। सो व्हाट नीड्स टू बी डन इज द गवर्नमेंट शुड से कि ये भारतवासी जिन लोगों ने आपको 100 करोड़ दिए हैं इस साल,
आपके क्लेम हुए 50 करोड़ के, तो जो आपका 50 करोड़ का बचा है, प्रॉफिट है, तो आप अगले साल की जो प्रीमियम्स हैं उस वो 50 करोड़ में से आप भर देंगे। अरे आप तो या बड़ा उसमें revolutionary नहीं, आइडिया है। रवि जी ये प्रश्न जो उठ रहे हैं देखिए, उनका जवाब मंगलवार मुझे का देने शुगर बनाया देना। था, अब जाके सीधा हो रहा है। नहीं हाँ, नहीं, आप मैं जवाब जवाब तीनों दूंगा। प्लीज, हाँ, सबसे 2 पहली मिनट बात कि शिशिर जी ने बहुत सही बात की कि इसमें सरकार कोई पैसा नहीं दे रही। जो पहले हमें तय करना है यही कि तो नहीं, smartness सुनिए है ना। अभी सुनिए, हाँ। अगर ये स्कीम आम जनता के बेनिफिट के लिए है कि कंपनियों के, ये समझना चाहिए। अगर हम मान रहे हैं जो कि सब नहीं नहीं, जगह नहीं, जनता को फायदा हो रहा है कि जितने लोग तो- उसमें तो हम हाँ। बहस नहीं कर रहे ना। तो हम ये फिर इन्होंने अगर भी ये नहीं कहा कि जनता- स्कीम खराब है, नहीं, है अगर ना? जनता के फायदे गौतम के जी लिए- ने कहा कि जो क्लेम नहीं आएगा, मैं अगर दोनों 50 करोड़ आप इसमें मुझे साफ है दोनों कि बात मरने बोलने के, अगर मरने के बाद नहीं मरे तो वो पैसा चला गया जो भरा। आपको मैं इसका जवाब दे रहा हूं। हाँ। इनकी बात को मैं समझ गया, मैं उसी का जवाब दूंगा। दूसरी बात, आप कह रहे हो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स के जो है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज किया जा रहा है। उसमें इस प्रावधान है कि 11 रुपए पर अकाउंट पब्लिक सेक्टर बैंक को देंगे 330 में से, और उसमें 2 रुपए 12 रुपए में, तो उनको उनके कॉस्ट थोड़ा मिल रहा दे है। रहे हैं। एक चीज। दूसरी बात जो इन्होंने कहा, एक नहीं गोल मत कीजिए। उन्होंने कहा कि प्राइवेट कंपनियों के लिए रास्ता बनाया जा रहा है, तो साफ साफ करके बनाना नहीं, चाहिए हम ना। साफ ही बता आप साफ साफ कहिए ना, इसमें क्या है? मतलब अगर आप साफ साफ नहीं कहेंगे तो मुझे लगा कुछ गलत हो रहा है। नहीं रवि जी, 2 बातें कही आपने कि इसमें बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर बिना उनको कॉस्ट दिए यूज हो रहा है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर के लिए रास्ता गलत बना। नहीं। वो गलत है स्टेटमेंट ठीक है। आपका। हाँ, दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ये जो प्रीमियम इकट्ठा होता है और अगर क्लेम नहीं होता तो इंश्योरेंस कंपनी को जो प्रॉफिट होता है वही हिस्सा है जो अनक्लेम्ड प्रीमियम इकट्ठा हुआ है, जिसके अगेंस्ट नहीं। उनकी लायबिलिटी नहीं है। 100 करोड़ का एग्जांपल लिया और 50 करोड़ का ही क्लेम बनता तो 50 उसका प्रॉफिट हो गया। हाँ। उसमें से उसको एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी निकालनी पड़ेगी। दूसरी बात, नहीं इतना भी नहीं, 50 का 50 करोड़ हुआ, नहीं, जितना भी सुनिए, निकाल पूरा ले। तो सुनिए। अगर वो 15 करोड़ बचता हाँ, है तो ठीक है, गौतम जी का 35 सवाल करोड़ बच है गया। कि वो 15 करोड़ अगले साल पब्लिक के बीच में जाना ये चाहिए। लिखा हुआ है। ये कहाँ आप लिखा सुनिए, हुआ है? इसमें क्या है कि प्रीमियम विल बी रिकैलकुलेटेड, लिखा हुआ ये है। होना आप ठीक, ये देखिए, होना चाहिए। नहीं बिल्कुल, इसमें सरकार को आप मार्क्स दीजिए। अगर हाँ। सरकार नहीं, ने हम सही आपसे बात- पूछ रहे हैं ना, तो हम आप थोड़ी सुनिए, जानते हैं, हमें थोड़ी मैं जानते बता रहा हूं। 3 नहीं, साल एक मिनट तक शिशिर प्रीमियम जी, का रेट मैं एक चेंज बात रहेगा। बता दूं। 3 साल के बाद रिकैलकुलेट हो सकता है, लेकिन गोपाल जी एक बात ध्यान रखिए, उसमें Recalculate एक गोपाल जी गोल कर रहे हैं, एक प्लीज मिनट बता दीजिए, गोपाल ब्रेक लेना है। जी, मैं आप ही की बात कह रहा हूं मैं। मजाक उसमें हाँ। एक लाइन और भी आप हंसते जोड़ हंसते लीजिए, जो कीजिए, पढ़िए। हाँ। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू क्लेम सेटलमेंट। वो तो है। अगर मान लीजिए हाँ। कि अचानक क्लेम सेटलमेंट बहुत बढ़ जाता है, तब नहीं प्रीमियम बढ़ेगा। तो बढ़ वो तो जाएगा। दोनों अल्टीमेटली ये तो अगर इंश्योरेंस वाले आप ठीक है, हम समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। आप- छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं। अटल पेंशन योजना पर। जस्टिफाइड चीजों को तो आपको नहीं, मैं accept कुछ भी करना नहीं कर रहा हूँ। अच्छा है ना, देखे नहीं आप किसान या मजदूर संगठन कैसे लड़ाई लड़ रहे हैं। स्मृति जी कैसे 330 वाले की जगह 12 रुपए में काम चला ले रही है। हम तो चाहते हैं राहुल गांधी 330 वाला दे दे। एक ब्रेक ले नहीं, लेते राहुल हैं। गांधी अटल 12 वाले ही पेंशन दे दे। योजना आफ्टर द ब्रेक इन इंग्लिश।